हॉल कमरे वाला कैमरा ऑन था। मधु फोकस में थी। वो राइफल संभाले आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अब खौफ की बजाय सफ़ाकी थी। राहदारी के आखिर में पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ बब्बर की चीख गूंजी। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। उसके जिस्म से खून की धारें बह निकली। अमृत ठाकरे उससे चंद कदम के फासले पर था। उसने तेजी से मुड़कर फायर खोल दिया। कई गोलियां मधु के जिस्म में बेवस्त हो गईं। वो तिवरा कर गिरी और खून उसके जिस्म से फव्वारों की तरह फूट पड़ा। सुमित्रा ने कैमरा एक बार फिर ठाकरे पर फोकस किया। वो चीखता और फायरिंग करता हुआ खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा रहा था। उसका दूसरा साथी भी दरवाजे से बाहर छलांग लगा चुका था। बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुमित्रा ने कैमरा एक बार फिर मधु पर फोकस कर दिया। मधु पुश्त के बल पड़ी थी। उसके एक हाथ में अब भी राइफल मौजूद थी। उसके चेहरे पर कर्ब और अजियत के तासुरात मुंजमद होकर रह गए थे। सुमित्रा ने कैमरे को एक बार फिर बरामदे वाले दरवाजे पर फोकस कर दिया और लीवर से हाथ हटा लिया। वो सीधी होकर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। बोली, तुमने ठीक ही कहा था। उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था और वो वाकई वफादार थी। उसने तहखाने का रास्ता नहीं बताया। रत्ना बोली, मेरा ख्याल है उसे रास्ता मालूम नहीं था। जिस तरह जान के खौफ से उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी, अगर तहखाने का रास्ता मालूम होता तो वो भी बता देती। सुमित्रा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बोली, उसे मालूम था। एक मर्तबा मैं उसे तहखाने में ले गई थी और उसे सब कुछ दिखाया भी था। वो गन पॉइंट पर उनके साथ यहाँ तक तो आ गई थी। गो यहाँ आकर उसने अपनी जान दे दी, पर तहखाने का रास्ता नहीं बताया। मैं अजीब सी नजरों से सुमित्रा की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात उभर आए थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर अब मधु के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सुमित्रा बोली, मुझे अपने ख्यालात पर शर्मिंदगी है और मधु की मौत का अफसोस। रत्ना बोली, बेचारी अच्छी लड़की थी। हमारा साथ अगरचे चंद रोज ही रहा था, लेकिन लगता था जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते थे। बड़ी बेतकल्लुफ हो गई थी वो हमसे। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ, अब सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हम उसे मरते हुए देखते रहे और उसकी कोई मदद न कर सके। रत्ना ने कहा, लेकिन मुझे हैरत है कि वो ठाकरे के हाथ कैसे लगी और मिट्ठू राम कहाँ है? उस रात तो मिट्ठू ने कहा था कि उसके पास एक महफूज जगह है जहाँ रात गुजार कर वो सुबह सवेरे ही कहीं चले जाएंगे। मैंने कहा, हाँ, ये मौम्मा अभी हल तलब है। रही मिट्ठू राम की बात, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ठाकरे को कहते हुए तो सुना था कि वो मधु को भी उसके यार के पास पहुंचा देगा। सुमित्रा ने कहा, हाँ, और मेरा ख्याल है मिट्ठू ने पहले ही मज़ाहमत की होगी जिस पर उसे खत्म कर दिया गया होगा। मैं एक बार फिर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। वही खुले हुए दरवाजे का मंजर दिखाई दे रहा था और फायरिंग की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बंगले के कंपाउंड में किसी जगह फायरिंग हो रही थी, लेकिन हम किसी को देख नहीं सकते थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद खामोशी छा गई और उसके 2-3 मिनट के बाद वो आदमी दौड़ते हुए बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में गन्ने थी। वो तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। सुमित्रा बड़ी मुश्किल से बारी बारी उन्हें फोकस करने की कोशिश कर रही थी। इस भाग दौड़ से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो इस तरह दौड़ते हुए मकान को चेक कर रहे थे। फिर उनमें से एक मधु की लाश के करीब रुक गया और दूसरा दौड़ता हुआ बाहर चला गया। 3 मिनट के बाद स्क्रीन पर जो चेहरा नजर आया उसे देखकर हम तीनों ही उछल पड़े। वो बेला थी। उसने ढीली ढाली टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो कदरे लंगड़ा कर चल रही थी। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहां देखा था। बेला के हाथ में भी पिस्तौल था। वो हाथ से इशारा करते हुए अपने आदमियों को अहकामात जारी कर रही थी। एक आदमी तो मधु की लाश के करीब ही खड़ा रहा, दूसरा बरामदे वाले दरवाजे पर जम गया और तीसरा राहदारी में आ गया। बेला उसे राहदारी में छोड़कर भेरू के कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद करके अंदर से न सिर्फ लॉक कर दिया बल्कि ऊपर का बोल्ट भी चढ़ा दिया। वो मुड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ी। हमें समझने में देर न लगी कि वो तहखाने में जाएगी। सुमित्रा ने पैनल पर एक और बटन दबाकर तहखाने वाला कैमरा ऑन कर दिया और फिर ठीक 1 मिनट के बाद बेला तहखाने में नजर आई। वो चंद लम्हे एक जगह पर खड़ी रही, फिर तेज तेज कदम उठाने की कोशिश करते हुए इधर उधर घूमने लगी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। आंखों में वहशत सी भर गई थी। बेला की इस हालत पर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। उसे उस कमरे की तलाश थी जिसमें भेरू का खजाना भरा हुआ था, लेकिन अब वो कमरा गायब था। बेला को शायद अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे इसी कमरे में लेकर गया था। उसने एक एक चीज अपनी आंखों से देखी थी और अब न सिर्फ वो तमाम चीजें बल्कि पूरा कमरा ही गायब था। वो दीवारों को ठोंक बजा कर देख रही थी। सुमित्रा मेरी तरफ देखते हुए बोली, इसकी हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा, हाँ, वाकई मजा तो आ रहा है। भेरू वाकई अक्लमंद था। अगर ये इंतजाम न होता तो वो सारी दौलत हाथों से निकल चुकी होती। सुमित्रा ने कहा, मगर भेरू को इसका क्या फायदा हुआ? वो तो इससे कोई फायदा उठाए बगैर नर्क में चला गया।
मैंने कहा, ऐसे आदमियों का अंजाम तो यही होता है। बहरहाल ये दौलत अब तुम्हारे काम आएगी। तुमने भेरू के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और भेरू तुम्हारे लिए ये दौलत छोड़ गया। चंद रोज के बाद हालात पुरसुकून हो जाएं तो यहाँ से किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाना और आराम से बाकी जिंदगी गुजार लेना। सुमित्रा ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। हम एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगे। बेला अब वापस आ रही थी। तहखाने से बाहर आकर बेला चंद लम्हे भेरू वाले कमरे में रुकी और फिर दरवाजा खोल दिया। राहदारी में खड़े हुए शख्स ने मुश्तबा निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, तुम दरवाजा बंद करके कमरे में क्या कर रही थी? बेला ने उसे घूरा। बोली, कपड़े उतार कर एक मंतर कर रही थी। तुमसे मतलब? तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक कैसे मिल गया किशु? मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। इस नाम से मुझे याद आ गया कि उस शख्स को कहां और कब देखा था। बेला और उसके साथी जब मुझे थर से अगवा करके ला रहे थे तो हमने चंद घंटे सहरा में उस पहाड़ी में वाक़े काली के मंदिर में गुजारे थे और वहीं पर मौका पाकर बेला ने ट्रांसमीटर पर नागराज से बात की थी। उसकी बातें मैंने भी सुन ली थी और ट्रांसमीटर पर उसी गुफ्तगू में बेला ने केशुराम का नाम लिया था। और फिर एक मौके पर माउंट अबू में बेला के साथ केशु से आमना सामना भी हुआ था। नागराज के तकरीबन सारे ही साथी अगरचे खत्म हो चुके थे मगर ये केशुराम बचा हुआ था। केशुराम गड़बड़ा गया। बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तुम पर कोई शुबा नहीं है। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। बेला ने कहा, ठीक है। मुझे हैरत है कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। केशु ने कहा, वो ठाकरे था बेला जी। मैंने खुद उसे पिछली तरफ से भागते हुए देखा। उसने दरवाजे के करीब पड़ी हुई बब्बर की लाश की तरफ देखा। बोली, ये लाश उसके साथी की है। फिर वो मधु की लाश की तरफ देखते हुए बोली, मगर ये मधु, ये तो नाजी की साथी थी। हो सकता है वो लोग यहाँ हों और ठाकरे ने यहाँ हमला किया तो वो मधु की लाश छोड़कर भाग गए और हमारा मुकाबला सिर्फ ठाकरे और उसके आदमियों से हुआ। बेला ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मधु की ये लाश, मतलब इसकी ये हालत? केशु ने कहा, ठाकरे इंसान नहीं राक्षस है। मधु उन लोगों के साथ भागने में कामयाब नहीं हो सकी। वो ठाकरे और उसके आदमियों के हाथ लग गई। इसकी ये हालत ठाकरे और उसके आदमियों ने ही की होगी। मधु के हाथ में राइफल से अंदाजा होता है कि इसे कुछ करने का मौका मिल गया होगा। बेला ने कहा, शायद ऐसा ही हुआ हो। बहरहाल ये दोनों लाशें उठवाकर बंगले के पिछली तरफ फेंकवा दो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। केशु और उसके साथी बारी बारी मधु और बब्बर की लाश उठाकर बाहर किसी जगह डालाए और फिर उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद बेला भी बाहर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। सुमित्रा ने गहरा सांस लेते हुए कैमरा ऑफ कर दिया। मॉनिटरिंग सेट की स्क्रीन तारीख हो गई मगर उसके निचले पैनल पर नन्ही सी सुर्ख बत्ती जलती रही। मैंने सुमित्रा से कहा, बेला दोबारा आएगी। उसने केशु वगैरह को उस खजाने के बारे में नहीं बताया, इसलिए भेरू के कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। लेकिन तहखाने में जाकर उसे खुद भी बड़ी मायूसी हुई। लेकिन ये मायूसी ऐसी नहीं कि वो उम्मीद छोड़ जाए, वो दोबारा बंगले में आएगी। सुमित्रा ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले पुलिस बंगले में आएगी। फायरिंग की आवाजें दूर तक सुनी गई होंगी। हो सकता है कुछ देर में पुलिस भी पहुंचने वाली हो। मैंने कहा, पुलिस को बंगले के कंपाउंड में 2 लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ हम भी महफूज हैं और वहाँ तहखाने में वो खजाना भी। हम देर तक बातें करते रहे। हम किसी भी लम्हे मॉनिटरिंग सेट से सिग्नल के मुंतजिर थे मगर खामोशी रही। 4 बज गए। मैं बेड पर आड़ा तिरछा होकर लेट गया। मुझे हैरत थी कि भेरू के बंगले में इतनी शदीद फायरिंग के बावजूद पुलिस क्यों नहीं पहुंची। यही सब कुछ सोचते हुए मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। और फिर सुबह 7 बजे के करीब सुमित्रा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। सुमित्रा ने कहा, बाहर पुलिस खड़ी है, शायद वो लोग रात वाली फायरिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मैं एक झटके से उठ गया। कहा, ओह, तुम लोग बाहर तो नहीं निकली? मेरा मतलब है पुलिस वालों ने तुम्हें देखा तो नहीं? सुमित्रा ने कहा, नहीं, मैंने कॉल बेल की आवाज सुनकर खिड़की से झांका था। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गेट के सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक ने घूर कर मुझे देखा और फिर फायरिंग के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, महाराज, रात को गोलियां तो बहुत चलत रही थी पर हम डर के मारे बाहर नहीं निकला हूँ। दिल का कमजोर हूँ महाराज, बहुत डर लगता है। हम का तो तमाम दरवाजे बंद करके बैठा रहियो, सवेरे ही आंख लगत थी। पुलिस वाले ने पूछा, यहाँ इस बंगले में कौन रहता है? चंद रोज पहले तक तो ये खाली था। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजा हुमेर सिंह का चाकर हूँ महाराज। वो लोग जोधपुर से आवन वाले हैं। हम का पहले भेज दिया सफाई सुथराई के वास्ते। एक और सवाल किया, तुम्हारे साथ कोई और भी है? मैंने कहा, नहीं महाराज, मैं अकेला हूँ। वो दोनों बारी बारी मुझसे उस फायरिंग के बारे में सवालात करते रहे और फिर रुखसत हो गए। फायरिंग रात को 3 बजे हुई थी और पुलिस उसके बारे में मालूम करने अब आई थी। वैसे मैंने अपने बारे में जो बताया था उस पर मुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं थी। ये बंगला था तो उस पहाड़ी पर, मगर भेरू के बड़े बंगले से इसका फासला निस्फ मील के करीब था और दूसरा करीब तरीन बंगला भी 1-1.5 फरलांग के करीब था।
इसलिए मैं मुतमईन था कि पुलिस वाले किसी और से हमारे इस बंगले के बारे में नहीं पूछेंगे। वैसे भी रानों और ठाकुरों के नाम में बड़ी तासीर होती है। ऐसे भारी भरकम नामों के बारे में कोई ज्यादा तहकीकात नहीं करता। रत्ना गहरी नींद सो रही थी। सुमित्रा ने उसे जगाया तो था, मगर वो फिर सो गई। मैं भी सिर्फ 3 घंटे ही सो सका था। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी, लेकिन अब मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। सुमित्रा मेरे इंतजार में दरवाजे के करीब खड़ी थी। जब मैंने उसे बताया कि बला टल गई है तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और किचन में घुस गई। मैं लाउंज ही में सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सुमित्रा चाय बनाकर ले आई। उसने दोनों कप सेंटर टेबल पर रख दिए और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो सिर्फ 3 घंटे ही सोई थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। हम रात के वाकयात के बारे में बातें कर रहे थे। हैरत इस बात पर थी कि कल रात भेरू के बंगले पर ठाकरे ने रेड किया और उसके 1 घंटे के बाद बेला भी अपने आदमी लेकर पहुंच गई। इसे इत्तेफाक समझा जाए या बेला का कोई आदमी बंगले की निगरानी कर रहा था, जिसने ठाकरे वगैरह को अंदर दाखिल होते देखकर बेला को इत्तला कर दी। मजीद हैरत इस बात पर थी कि पुलिस कई घंटों के बाद पहुंची थी और इधर उधर से फायरिंग के बारे में पूछ कर चली गई थी, मगर पुलिस भेरू वाले बंगले में दाखिल नहीं हुई थी। 2 दिन और गुजर गए। भेरू वाले बंगले में कोई नहीं आया। अलबत्ता बंगले के पिछली तरफ पहाड़ी पर मैंने गिद्धों को मंडलाते, नीचे उतरते और परवाज करते देखा था। मधु और बब्बर की लाशें उसी रात बेला ने बाहर फेंकवा दी थी और अब गिद्ध 2 दिन से दावत उड़ा रहे थे। मैं मधु के लिए अपने आप पर बेहद अफसोस कर रहा था। उसने हमारे लिए जान दी थी। हम न तो उसे बचाने की कोशिश कर सके थे और न ही उसके अंतिम संस्कार का कोई बंदोबस्त। अगर उस रात बेला वगैरह के जाने के बाद हम तहखाने के रास्ते उसकी लाश उठा भी लाते तो उसे ठिकाने लगाना हमारे लिए मसला बन जाता। बहरहाल अब तो मैं उसकी रूह के लिए ही दुआ कर सकता था। तीसरा दिन भी गुजर रहा था। भेरू वाले बंगले की तरफ किसी ने रुख नहीं किया। मैं अपने आप में कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा। ये खामोशी मुझे खल रही थी। बेला को न सिर्फ ये इल्म था कि इतने अरसे तक हम भेरू के इस बंगले में रहे थे, बल्कि वो ये भी जान चुकी थी कि इस बंगले के तहखाने में एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जिसे वो अपनी आंखों से भी देख चुकी थी। वो उस रात केशुराम और 2-3 आदमियों को लेकर आई थी। उसने केशुराम को भी उस खजाने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए उसने भेरू वाले कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। बेला को तहखाने में खजाना नहीं मिला। वो कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे यकीन था कि वो किसी वक्त वापस आएगी और अकेली आएगी। उस खजाने के बारे में सोचते हुए दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, सुमित्रा, क्या ये अच्छा ना होगा कि आज रात भेरू का वो खजाना भी यहाँ ले आए? सुमित्रा बोली, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग तो जाने का प्रोग्राम बना रहे हो। मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैंने भी तय कर रखा है कि तुम लोगों के जाने के बाद 1-2 रोज में यहाँ से निकल जाऊंगी। जो कुछ भी तहखाने से ले आए हैं उसे मैं किसी न किसी तरह समेट ही लूंगी, लेकिन ज्यादा माल मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, तो फिर क्या वो खजाना इस तरह जमीन के सीने में छुपा रहेगा? सुमित्रा ने कहा, यहाँ से जाने के बाद मैं किसी आश्रम को इस खजाने के बारे में गुमनाम इत्तला दे दूंगी। उसके बाद क्या होता है इससे मुझे कोई गरज नहीं। मेरे ख्याल में सुमित्रा ठीक ही कहती थी। हमें इस खजाने की ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए थी। उससे अगले रोज मैंने एक बार फिर घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन इस मर्तबा मैं अकेला ही था और इसके लिए मैंने एक नया गेटअप इख्तियार करने का फैसला किया था। कई हफ्तों से एक खास मकसद के तहत मैंने अपनी दाढ़ी मूछों को नहीं छेड़ा था, जिसके नतीजे में दाढ़ी और मूछें बेतहाशा बढ़ गई थी। मैं कैंची और रेजर लेकर आईने के सामने बैठ गया। दाढ़ी और मूछें थोड़ी बहुत तराश कर उन्हें सलीके से सेट किया और सर के बाल समेट कर सिखों की तरह पगड़ी बांधने लगा। इस सिलसिले में रत्ना ने भी मेरी थोड़ी बहुत मदद की। बिल्कुल तैयार होकर मैं आईने में अपने आप का जायजा लेने लगा। स्याह पैंट, सफेद शर्ट पर पगड़ी और दाढ़ी मूछों में मैं बिल्कुल सिख लग रहा था। रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, बोली, सरदार जी, इस वक्त तो दिल चाह रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। मैंने कहा, तुम्हें अपनी सरदारनी बनाकर लंबे सफर पर साथ ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। रत्ना बोली, अपने होश काबू में रखना। मौज मेले में कोई ऐसी हरकत न कर बैठना जो किसी मुसीबत में फंसा दे। मैंने कहा, मुसीबतें तो अब खुद मेरे पास आकर फंस जाती हैं, मुझे क्या फंसाएंगी। काली पतलून और सफेद शर्ट पर कोट गहरे पीले रंग का था, जो कुछ अजीब भी लग रहा था और जच भी रहा था। मैंने एक माकूल रकम के अलावा पिस्तौल भी कोट की जेब में रख लिया। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं बंगले से निकलकर पैदल ही एक तरफ चलता रहा और फिर मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिस पर बैठकर मैं बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गया। मैंने ऑटो वाले को किराया अदा किया और पैदल टहलता हुआ एक तरफ चलने लगा। खासी रौनक थी। अंदाजा हुआ कि लोगों के दिलों पर नागराज और उसके गुंडों का जो खौफ था वो खत्म हो चुका था और लोग आजादी से घूम फिर रहे थे। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और था। मैं ये जायजा लेना चाहता था कि शहर से निकलने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ मैंने पूरा गैंग खत्म किया था, नागराज को खत्म कर दिया था। आम लोगों ने तो सुख का सांस लिया था, मगर पुलिस और सरकारी एजेंसियों
खुसूसन रॉ के एजेंट अब भी सूरत हाल पर निगाह रखे हुए थे। उन्हें अब भी मेरी तलाश थी। शहर में पकड़ धक्कड़ तो बहुत कम हो गई थी, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक शहर से बाहर जाने वालों को चेक किया जा रहा था। बाज मुश्तबा अफराद को पकड़ भी लिया जाता था, जिन्हें तसल्ली करने के बाद ही छोड़ा जाता था। और मैं यहाँ से निकलने का कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहता था कि मुझ पर किसी किस्म का शुबा न हो। रत्ना ने एक मरतबा फिर मुझे एक सिख बस ड्राइवर के बारे में बताया। वो सिख बस ड्राइवर रत्ना पर लट्टू था और बकौल रत्ना के वो शख्स चूंकि उसके शहर का रहने वाला था, इसलिए उसे कभी घास नहीं डाली थी। और मैंने उस सिख बस ड्राइवर की आड़ में उस शहर से निकलने का प्रोग्राम बनाया था। इसलिए मैंने कई रोज पहले ही दाढ़ी मूछें बढ़ाना शुरू कर दी थी। मैंने बस स्टेशन से मालूमात हासिल की तो पता चला कि दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें आ चुकी थीं। ये चूंकि पहाड़ी इलाका था, रास्ता खतरनाक भी था, इसलिए उन बसों के शेड्यूल इस तरह बनाए गए थे कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले माउंट अबू पहुंच जाएं। अलबत्ता रेलवे स्टेशन से आने वाली 2-3 बसें रात 9 बजे तक पहुंचती थीं। 1-2 पैसेंजर ट्रेनें चूंकि शाम 6 बजे और 7 बजे के दरमियान अबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचती थीं, इसलिए ये बसें उन ट्रेनों से उतरने वाले मुसाफिरों को लेकर आती थीं। उस रोज भी दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें पहुंच चुकी थीं, लेकिन इधर उधर से मालूम करने पर पता चला कि पंजाब की तरफ से आने वाली किसी बस का ड्राइवर सिख नहीं था। अलबत्ता ये पता चल गया कि बलदेव सिंह नामी सिख ड्राइवर हफ्ते में 2 दिन जयपुर की बस पर यहाँ आता है। उसके आने के दिन मुकर्रर थे। जिस दिन वो आता था उससे अगले दिन सुबह सवेरे उसकी वापसी होती थी। मैंने न सिर्फ वो दिन ज़हन नशीन कर लिए, बल्कि ये भी मालूम कर लिया कि वो रात कहाँ गुजारता है। इस काम से फारिग होकर मैं राजेंद्र मार्ग की तरफ आ गया। रत्ना वाले प्रेम निवास रेस्टोरेंट में बैठकर डट कर अपनी पसंद का खाना खाया। रत्ना की जगह काम करने वाली वेट्रेस ने मुझे इस शहर में अजनबी समझकर रात 10 बजे के बाद अपनी कंपनी की पेशकश भी की। मैंने मुस्कुराते हुए उसे टाल दिया। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं टहलता हुआ एक मोड़ पर पहुंच गया। उस मोड़ से कोई रास्ता किसी मंदिर की तरफ भी जाता था, इसलिए मोड़ पर गुल फरोशों की कुछ दुकानें भी थीं। उन दुकानों के अलावा एक तरफ लकड़ी के 3-4 तख्त भी बिछे हुए थे। उन पर भी टोकरियों में फूल भरे हुए थे। उन तख्तों पर फूल बेचने वाली औरतें थीं। मेरा वहां रुकने का कोई खास मकसद नहीं था। मैं सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी को देखकर चौंक गया। वो नौजवान था। उसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। उसने सफेद पतलून और सफेद शर्ट पहन रखी थी। मैंने उसे फौरन ही पहचान लिया। इस नौजवान को मैं शुरू के दिनों में शक्ति के साथ देख चुका था, लेकिन वो बाद में कभी नजर नहीं आया। उस वक्त वो एक और आदमी की ताक में था। मैं उनके मुतवाजी फुटपाथ पर चलता रहा। एक मौके पर उस नौजवान ने बड़ी सफाई से दूसरे आदमी का बटवा उड़ा लिया और बड़ी तेजी से सड़क पार करके उस फुटपाथ पर आ गया जहां मैं मौजूद था। उस नौजवान ने बटवा उड़ाने में हाथ की ऐसी सफाई दिखाई थी कि उसके शिकार को पता ही न चला। वो बड़े इत्मीनान से अपने रास्ते पर चलता रहा। वो नौजवान अब मुझसे 5-6 कदम आगे चल रहा था और जैसे ही वो एक गली में मुड़ने लगा, मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो तेजी से मुड़ा। उसके चेहरे पर बदहवासी नुमायां थी। उसका ख्याल था कि शायद पकड़ा गया है, लेकिन एक सिख को देखकर वो किसी कदर मुतमईन हो गया। उसने करख्त लहजे में कहा, क्या बात है सरदार जी? मैंने सरगोशी में कहा, अगर तुम मेरे साथ चलते रहो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने किसी की पॉकेट मारी है। वो एकदम गड़बड़ा गया। क्या मतलब? मैंने कहा, डरो नहीं, मेरे साथ चलते रहो। उस गली में मैंने दोस्ताना अंदाज में उसका हाथ पकड़ा और हम गली में मुड़ गए। गली काफी कुशादा थी। दोनों तरफ पुरानी तर्ज के मकान थे। पूरी गली में सिर्फ 4 बल्ब जल रहे थे। मैं उस जेब तराश का हाथ पकड़े चलता रहा। उसने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शायद जानता था कि अगर भागने की कोशिश की तो धर लिया जाएगा। हम उस गली से निकलकर दूसरी तरफ वाले शॉपिंग एरिया में आ गए। मैं एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। वहां ज्यादा रश नहीं था। मैंने वेटर को चाय लाने के लिए कहा। नौजवान ने पहली मर्तबा जबान खोली। बोला, सरदार जी, आप मुझे पॉकेट मार तो नहीं लगते, लेकिन अगर आपको हिस्सा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने उसे घूरा। कहा, ओए, मैं तुम्हें पॉकेट मार या उठाई गिरा लगता हूँ? बोला, नहीं सरदार जी, इसलिए तो मैंने कहा कि आप ऐसे नहीं लगते, मगर हिस्सा चाहिए तो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा चल, बटवा निकाल, देख कितनी रकम है उसमें। उसने जेब से वो बटवा निकाल लिया जो राहगीर की जेब से उड़ाया था। बटवे में 250 रुपए और कुछ कागजात थे। उसने 150 रुपए मेरी तरफ बढ़ा दिए। उसने कहा, ये आप रख लें सरदार जी, 100 रुपए मैं रखता हूँ। मैंने कहा, रख होए रख, अपने पास रख। वेटर चाय रख कर चला गया। तो मैंने कहा, मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, क्या नाम है तुम्हारा? बोला, मेरा नाम गंगाराम है जी। यहीं कहीं देखा होगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कई रोज पहले मैंने तुम्हें रेड लाइट एरिया में देखा था। मैं बराह रास्त शक्ति वगैरह से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं करना चाहता था। उसे बातों में घेर कर मिट्ठू राम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने कहा, उस वक्त तुम्हारे साथ 3-4 लड़के और भी थे, वो कभी नजर नहीं आए, भाग गए हैं क्या? वो बोला, सरदार जी, उनके हुलिये ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत करीब से जानते हो। मैंने कहा, वो यार, बात यह है कि उनके साथ एक लड़की भी थी, नाम तो मालूम नहीं, लेकिन बड़ी पटाखा थी। गंगाराम बोला, समझ गया,
आप शायद मधु की बात कर रहे हैं। बड़ी जोरदार छोकरी थी वो, मगर शक्ति के अलावा किसी को घास नहीं डालती थी। मैंने कहा अपने पल्ले कुछ हो तब घास डाले ना। खैर अब वो लोग कहाँ हैं? गंगाराम बोला सरदार जी, वक्त गुजारने के लिए कोई छोकरी चाहिए तो अपन से बात करो ना। मैंने कहा नहीं यार, मैं कोई अय्याश आदमी नहीं हूँ। वो लड़की, बस उस पर जरा दिल आ गया था। तुम बताओ ना कि वो लोग कहाँ हैं? गंगाराम ने गहरा सांस लिया, बोला वो सब लोग तो खत्म हो गए सरदार जी, अब तो उनका निशान भी नहीं रहा। मैंने कहा क्या मतलब खत्म हो गए? जमीन खा गई क्या? गंगाराम बोला ऐसा ही समझें सरदार जी, शक्ति, भनोट, रामू और सब मारे गए। शक्ति को एक गुरु मिल गया था। मैं उसे समझाता भी रहा कि ये गुरु उन्हें किसी मुसीबत में डाल देगा, मगर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसीलिए उनसे अलग हो गया था। नागराज जैसे आदमी से पंगा लेना तो कोई मामूली बात नहीं है। बस वो सब लोग एक एक करके मारे गए। मैंने कहा मगर सुना है कि नागराज भी मारा गया है। वो बोला हाँ वो भी मारा गया। उस रात मिट्ठू राम और मधु मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि वो शहर से निकलना चाहते हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सुबह का इंतजार करने की बजाय रात ही रात निकल जाएं। उन्होंने मेरा मशवरा मान लिया और रात को यहाँ से भाग गए। मगर मौत ने जिसे ताक लिया हो वो बच नहीं सकता। वो दोनों यहाँ से 20 कोस दूर एक छोटे से गांव में पहुंच गए, मगर बदकिस्मती से अमृत ठाकरे पहले से वहां मौजूद था। वो दोनों उसके हाथ लग गए। ठाकरे उनसे शक्ति के गुरु का पता मालूम करना चाहता था ताकि उसके जरिए पंडित भेरू के खजाने तक पहुंच सके। गुरु ने पता नहीं उन्हें क्या घोल कर पिला दिया था। वो उसके बारे में जबान खोलने को तैयार नहीं थे। मिट्ठू राम तो उसके हाथों मारा गया और ठाकरे मधु को लेकर गायब हो गया। पता नहीं वो जिंदा है या ठाकरे ने उसे भी मार डाला। मैंने तासुफ का इजहार किया, बड़ा अफसोस हुआ यार। अच्छा चाय पी और मेरी एक बात मान ले। उसने कप उठाते हुए कहा वो क्या सरदार जी? मैंने कहा ये धंधा छोड़ दे वरना किसी दिन तू भी मारा जाएगा। जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो। हमारे पंजाब में कहते हैं कर मजदूरी ते खा चोरी। मेहनत से कमाकर जो रोटी खाओगे ना बड़ा मजा आएगा उसमें। गंगाराम ने गहरा सांस लेते हुए कहा सरदार जी, मुंह को हराम की लत लग चुकी हो तो हलाल खाने में मजा नहीं आता। हलाल पचता ही नहीं हम जैसे लोगों को। मैंने कहा हाँ ठीक कहते हो, किसी को हराम नहीं पचता और किसी को राम नहीं पचता। मगर मेरी एक बात समझ ले, हलाल खाने में बड़ा स्वाद है। वो बोला कोशिश करूंगा सरदार जी। मैंने कहा अच्छा अब तू जा, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर उठकर चला गया। उसके बाद मैं भी ज्यादा देर नहीं बैठा।